नमस्कार, डीडी न्यूज के मॉर्निंग शो नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। कल अहमदाबाद में जिस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से पूरा देश संवेदनशील है, पूरा देश स्तब्ध है। कहने को शब्द नहीं है, लेकिन संवेदनाएं बहुत सारी हैं। आज इसी खबर पर नया सवेरा में हम करेंगे बात। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर्स, जानेंगे उनसे कि घटना के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन क्या कुछ सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं कदम। और भी बहुत कुछ रहेगा नया सवेरा में खास। आपको बताएंगे कि इजराइल की तरफ से राइजिंग लॉयन ये ऑपरेशन क्या कुछ है। और भी नया सवेरा में आपको बताएंगे अखबारों की सुर्खियों के बारे में भी, आपको बताएंगे खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में भी, साथ ही साथ आपको बताएंगे देश भर के मौसम का हाल। तो शुरुआत करते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद पूरा इलाका सील। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार हादसे की जांच शुरू। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत। एयर इंडिया की ओर से अहमदाबाद में अतिरिक्त सहायता देने के लिए टीम मौजूद। यात्री हॉटलाइन नंबर समेत विदेश से कॉल करने वालों के लिए भी अलग से नंबर जारी। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। इजराइल ने ईरान पर किया हवाई हमला। तेहरान के उत्तर पूर्व में विस्फोट की आवाज। एहतियात के तौर पर इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा। और पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। और नया सवेरा की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर। है जहां अहमदाबाद में अतिरिक्त सहायता देने के लिए टीम की मौजूदगी की गई है। घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल जब विमान हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, उसके बाद से पूरा देश स्तब्ध है। हर किसी में संवेदनाएं नजर आ रही है और एयर इंडिया की ओर से इस विमान में सवार 241 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तो एक बड़ी खबर आ रही है। 242 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें से ब्रिटिश मूल के नागरिक को बताया जा रहा है कि वो जीवित हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अब हादसे की जांच शुरू की गई है। तो अहमदाबाद से इस समय की ये बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के अगले दिन घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, जो कि अभी हम आपको बता रहे थे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है हमारे संवाददाता निशांत राय ने।
अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट इसी मेडिकल हॉस्टल के पास गिरी थी और आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से जो मेडिकल हॉस्टल है आग से झुलस गया है। बिल्डिंगें पूरी तरीके से काली पड़ गई है। सबसे पहले जो विमान का पिछला हिस्सा है वो पीछे की तरफ गिरा था, बीच का हिस्सा जो खाली स्पेस है, और फिर एक तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद का ये असर आप देख सकते हैं कि हॉस्टल आपको नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर सुबह की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी गई है, किसी को भी अंदर इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है लगातार पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी आ रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रात में कंप्लीट हो गया है। सबसे बड़ी समस्या है लोगों को पहचानने की, तो उनके डीएनए सैंपलिंग को लेकर काम किया जा रहा है। जो कि यात्री प्लेन में सवार थे उनके परिजन अब यहाँ पर आ रहे हैं। परिजनों को रुकने की भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। और अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पर दौरे कर चुके हैं और लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल आपको यहाँ के हालात दिखलाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी या फिर जो जांच एजेंसीज हैं वो यहाँ पर आगे जा सकती हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी, आखिर ये हादसा किन कारणों से हुआ है। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। ये जानकारी नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद में हुई दुखद घटना के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के निर्धारित इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने औपचारिक जाँच शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार इस मामले की विस्तृत जाँच के लिए कई विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रही है। यह समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। कल हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन नागरिक विमानन मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और मुझे घटनास्थल पर आने के है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 12 साल पुराना बोइंग 787-8 विमान 230 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों को लेकर कल दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से रवाना हुआ था, जो उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया ने खेद जताते हुए कहा है कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई है। एकमात्र जीवित व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। जीवित व्यक्ति भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की है और कहा है कि अब उनका प्रयास पूरी तरह से प्रभावित लोगों, उनके परिवारों और प्रियजनों की ज़रूरतों पर केंद्रित है। एयर इंडिया की ओर से देखभाल करने वालों की एक टीम अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए अहमदाबाद में है। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग भी दे रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 180056914444 भी स्थापित किया है। भारत के बाहर से कॉल करने वाले लोग 91 कोड लगाकर 806। वहीं AI-171 विमान हादसे में 241 लोगों की जान गई है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपाणी भी शामिल है। कल दोपहर 1:30 बजे फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। विजय रूपाणी 2016 में गुजरात के सीएम बने थे और 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। विजय रूपाणी के कार्यकाल में गुजरात में विकास के कई बड़े काम हुए। और अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के
इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ज़रूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। तो कल जिस तरह से अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद त्वरित राज्य सरकार के द्वारा एहतियात कदम उठाए गए और मृतकों की संख्या 242 बताई जा रही थी। 241 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। एक व्यक्ति जो कि जीवित बचा है, अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। आपको बताएं कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक बचे हैं और बेहद ही दुखद ये घटना, जिसको लेकर के पूरा देश स्तब्ध है। और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी हादसे का शिकार हुए। विजय रूपाणी की मौत की भी खबर आई। एयर इंडिया की ओर से 241 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। गुजरात की स्थानीय राज्य सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी तुरंत कदम उठाए गए, टोल फ्री नंबर्स जारी किए गए और तुरंत घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एयर इंडिया की तरफ से अतिरिक्त सहायता देने की बात। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि कल से लेकर अब तक प्लेन क्रैश पर क्या महत्वपूर्ण अपडेट हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट अब सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि अहमदाबाद से लंदन की ओर ये विमान जा रहा था। एयर इंडिया का प्लेन था जो कि क्रैश हो गया। कल दोपहर अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद रिहायशी इलाके में ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि किस तरह से ये विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। ये विमान बोइंग ड्रीम लाइनर था। विमान में 242 लोग सवार थे। तो आपको बता रहे हैं कि कल जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। 230 यात्रियों की बात कही जा रही और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि घटनास्थल अहमदाबाद में मौजूद हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल ये घटना हुई, उसके बाद से अब किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और अब आगे किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस समय मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। आपको उस बिल्डिंग की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार बिल्डिंग की तस्वीर दिखाएं। जो बिल्डिंग पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि काली पड़ गई है, क्योंकि जब यहाँ पर विमान गिरा वो आग का गोला बन गया। उसका असर ये हुआ कि ये पूरा हॉस्टल है और हॉस्टल आप देख सकते हैं किस तरीके से काला पड़ चुका है। और दूसरी तरफ अभी यहाँ के अगर सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर जो है वो लगाए जा चुके हैं और इस पूरे इलाके में किसी की भी आवाजाही जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। कल ही अगर केंद्रीय विमानन मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है और वो समिति जो है विशेषज्ञों की समिति है, वो जांच करेगी कि आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये अगर बात की जाए अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब फ्लाइट रनवे से आती है तो उसके बाद सीधा यहीं से हाइट पर वो जाती है जहां पर यह हादसा हुआ है और यहां पर फिलहाल
जो हॉस्टल है वो आपको नजर आ रहा है, जो कि पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। जी निशांत, क्या प्रत्यक्षदर्शियों से भी वहां पर उनके बयान लिए जाने की कोई बात सामने आई है? क्या उनसे भी बात की जाएगी? और जहां घटना हुई है वहां से किस तरह के साक्ष्यों को लिया जाएगा और क्या कुछ किया जाने वाला है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस घटना की आखिर वजह क्या थी, किन कारणों के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, इस घटना की वजह के लिए तमाम तरह की एजेंसी अपना काम कर रही हैं। दूसरा, जो परिजन थे जिन लोगों के, उनका डीएनए सैंपल लेने की बात कही जा रही है, परिजनों को बुलाया जा रहा है, उनके रहने का इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी भी आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि है वो नहीं हुई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, फिलहाल इस एरिए को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और किसी की भी यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। निशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घायलों का इस समय में उपचार चल रहा है, क्या उनके परिजनों से किसी तरह की कोई बात हो पाई है? साथ ही साथ डीएनए सैंपलिंग की बात हो रही थी, ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां से किस तरह का अपडेट निकल करके सामने आ रहा है? देखिए, अस्पताल की अगर बात की जाए तो अस्पताल पर जो मरीज हैं वह जो घायल हैं वो एडमिट हैं और वहाँ पर भी लगातार तमाम तरह की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मरीजों का इलाज किया जा रहा है, परिजन अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं और सैंपलिंग को लेकर अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी निशांत, इस वक्त अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी टीम गठित की गई है जो घटना स्थल पर मौजूद है और अपने काम को लगातार वो आगे बढ़ा रही है, अपनी कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है? कौन कौन से ऐसे दल हैं जिनका गठन किया गया है? देखिए, घटनास्थल की अगर बात की जाए, यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत गुजरात पुलिस समेत तमाम प्रशासन की अलग अलग टीमें और जो जांच के लिए जो एयरपोर्ट जो विमानन मंत्रालय के द्वारा जो कमेटी है उसके कुछ सदस्य, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो जांच की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जा रही है। निशांत, ये जो घटना स्थल है वो रिहायशी इलाका कहा जा रहा था कि रिहायशी इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है, तो इस वक्त जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, इलाके को सील कर दिया गया है, तो वो कितना बड़ा इलाका है जिसको सील किया गया है और जहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है? ये इलाका है और जहां पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो बिल्डिंग है इसमें आग लगी है। अभी यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है, जिसके चलते अब हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अभी भी काम जो है वो चल रहा है। घटनास्थल के रेस्क्यू ऑपरेशन की निशांत अगर हम बात करें तो कितने लंबे समय तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, हट गया। तो निशांत हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से घटना स्थल के आसपास के इलाके को, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वक्त वहां पर इलाके को सील किया गया है, सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे। और नया सवेरा में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि इजराइल का ईरान पर हवाई हमला हुआ है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की खबर, परमाणु वैज्ञानिक फारदुन अब्बासी के भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। परमाणु वैज्ञानिक फारदुन अब्बासी के भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बताएं कि मोहम्मद मेहदी तहरानची की भी मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये एक बड़ा परमाणु हमला
आपको बताएं कि परमाणु वैज्ञानिक के मौत की खबर सामने आ रही है। तेहरान के इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें इस वक्त निलंबित कर दी गई हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल ने विशेष आपातकाल की भी घोषणा की है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। इराक ने अपने हवाई क्षेत्रों को भी बंद कर दिया है। तो आपको बताएं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि ईरानी खतरे को खत्म करने के लिए ये सैन्य अभियान चलाया गया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल का ईरान पर हवाई हमला हुआ है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले की खबर आ रही है, जहां इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की भी खबर आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर। आपको बताएं कि इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया है और ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से भी कहा गया है कि तेहरान में विस्फोट हुए हैं। आपको बताएं कि इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, और ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी बीच ये बड़ी खबर इजराइल में भारतीय दूतावासों की अगर बात करें तो भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। ये बड़ी खबर, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है और इजराइल में भारतीय दूतावासों के लिए एडवाइजरी जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है और आपको बताएं कि अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए भी कहा गया है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। तो भारतीय मूल के लोगों को भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है, अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है और ये उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी गई है। तो आपको बताएं कि इजराइल की तरफ से जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, हवाई हमला किया गया, उसके बाद ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इजरायली सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि अनावश्यक गतिविधियों से आप बचें और अनावश्यक रूप से ना निकलें। नज़दीकी सुरक्षा शेल्टर्स के पास रहने की भी सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय लोगों के लिए। भारतीय दूतावास की तरफ से ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और इस खबर पर ही ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है, इसको किस तरह से समझा जाए और इसके मायने किस तरह से समझे जाए? देखिए, निश्चित तौर पे कल जो IAEA की जो बैठक हुई थी, बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बारे में उनका आरोप था कि ईरान जो है वो मान नहीं रहा है और ईरान लगातार न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर बढ़ रहा है और उसमें मेजॉरिटी से पारित हुआ वो प्रस्ताव। और उसके बाद स्थितियां जो है बहुत तनावपूर्ण होने लगी। आपको याद होगा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो लगातार इस बात के लिए ईरान पर दबाव डाल रहे थे कि वो न्यूक्लियर वेपन से दूर रहे। और अभी अगले संडे को, मतलब अगले रविवार को, ईरान और अमेरिका के बीच में बैठक भी होने वाली है जो ओमान में होगी। लेकिन इसी बीच इजराइल का एक एक्सप्लेनर आया है। इजराइल लगातार इस बात को कहता रहा है कि ईरान बहुत ही नजदीक है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और अभी सुबह सुबह जो एक्सप्लेनर आया है इस पूरे स्ट्राइक के बारे में, उस एक्सप्लेनर ने कहा गया कि किसी भी क्षण ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, परमाणु जो है हथियार बनाने की पूरी तरह कगार पर पहुंच गया है और इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है। तो आप कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जो इस बात को लेकर
झगड़ा चल रहा था, इस बात को लेकर दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर थे कि ईरान जो है, ईरान लगातार बयान आता था कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है, जो इजरायली खेमे का कहना है। इजरायली जो स्पोक्स पर्सन से आज सुबह मेरी बात हुई, स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ईरान लगातार इस बात को कहता रहा है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है, और ईरान के पास अगर इस स्थिति में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उसके बाद इस बात की पूरी आशंका है कि इजराइल पे वो हमला करेगा और इजराइल का एग्जिस्टेंस खत्म करेगा। तो आप देख सकते हैं लगातार पिछले एक साल से जो पूरे मध्य पूर्व में जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव का एक मुकाम इजराइल मान रहा है कि उस तनाव का एक मुकाम जो है ईरान है, क्योंकि ईरान के माध्यम से उनका कहना है कि ईरान के माध्यम से जो एंटी इजरायली फोर्सेज है पूरे मिडिल ईस्ट में उनको सहयोग मिलता है, और इसलिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। और चूंकि ईरान एक लगातार परमाणु ताकत बनने की कोशिश में है, इसलिए उस पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, सैनिक कार्रवाई। हालांकि ईरान की तरफ से जो बयान आया है उसमें बयान में है कि उनके सेनाध्यक्ष के तो मृत्यु हुई है, लेकिन उनका जो सुप्रीम लीडर है, वो सुप्रीम लीडर अभी तक सुरक्षित है, उनका भी एक बयान भी आया है। जी अखिलेश, इस खबर पर आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपसे इसी खबर पर और आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो आपको बताएं कि अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की खबर सामने आ रही है, अभी हमारे संवाददाता अखिलेश हमें बता रहे थे कि किस तरह से परमाणु हथियार को रोकने के लिए इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई देशों के बीच अनिश्चितताओं का माहौल बना हुआ है और ऐसे में इजराइल की तरफ से ईरान पर इस तरह का हमला किया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम समझें तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों को लेकर के किस तरह से ईरान पर इजराइल की तरफ से ये बात कही गई, हमला किया गया और दबाव बनाया गया। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे मध्य पूर्व में जो अभी लगातार एक साल से तनाव था इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उस तनाव के बीच में ईरान पे और इजराइल के बीच एक बार हो चुका है, एक बार हमला हुआ है। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन फिर दोनों के बीच शांति हो गई, दोनों एक दूसरे के अपने अपने बैरकों में लौट गए, मिसाइल के हमले भी हुए। लेकिन अब जब इस बार हमला हुआ है तो आप समझ सकती है कि यह हमला हुआ है तब जब IAEA की तरफ से बयान आया कि ईरान जो है वो बिल्कुल परमाणु हथियार बनाने की कगार पे है। तो इसके बाद जब इजराइल ने हमले किए तो निश्चित तौर पे एक तनाव की स्थिति और बढ़ेगी। अमेरिका ने अपने अगल बगल के देशों से, मध्य पूर्व से अपने कई जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उन डिप्लोमेटिक स्टाफ को हटा लिया है। अब मुझे लगता है कि जो फ्रांस या अन्य पश्चिमी देश भी हैं वो भी सतर्क होंगे और वो भी अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को हटाएंगे। भारत ने भी जो आज एडवाइजरी जारी की है, एडवाइजरी जारी करने के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि अनावश्यक भ्रमण न करें ईरान के बीच में। हमारी जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम लोग स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और कल तक ये लग रहा था कि हो सकता है शायद ये स्थिति टल जाए, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने आज रात में, कल रात से ही हमला शुरू किया है और हमले अभी जारी हैं, ऐसा भी नहीं कि हमला रुका है, हमले अभी जारी हैं, लगातार हमले चल रहे हैं और अभी तक तो अमेरिका ने अपने हाथ झाड़ लिए इस पूरी स्थिति से। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो पूरा माहौल अभी जो बना है उसमें चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो या इजराइल हो, कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। अब या तो ईरान संडे को जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत के पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत अगर हो तो उसके बाद ये स्थिति बन सकती है, नहीं तो ईरान को IAEA के सामने अपने सारे जो परमाणु संयंत्र के स्थल हैं उन सारे स्थलों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि IAEA का कहना यह है कि ईरान ने अपने जो परमाणु हथियारों के जो जखीरे या उनकी जो तैयारी है उन्होंने एक जगह नहीं कई जगह पे किए हैं और कई ऐसे अननोन जगह हैं जहां पे IAEA का कैमरा नहीं लगा हुआ है। आप जानती है कि IAEA का जो पूरा जो एक सेफगार्ड होता है उस सेफगार्ड के मुताबिक होता यह है कि आप जहां जहां भी डिक्लेयर करते हैं अपने परमाणु संस्थान को, परमाणु संयंत्र को, तो सारे जगह पे IAEA के कैमरे लगे रहते हैं, उनके स्टाफ लगे रहते हैं जो 24 घंटे उसके आवाजाही क्या हो रहा है वो सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और लेकिन चूंकि कई ऐसी जगह है IAEA को लगा कि वहां पे नहीं पूरी रिपोर्टें आ रही हैं, इसलिए कल ये प्रस्ताव पारित हुआ IAEA में। और निश्चित तौर पे यह जो पूरी जो स्थिति अब बन रही है, अब यह मध्य पूर्व में एक बार फिर से पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए ईरान
एक ऐसा देश है जिसके कई मित्र देश जैसे रसिया का ईरान के प्रति सहानुभूति रहती है। तो जी। रसिया क्या स्टैंड लेता है, रसिया के स्टैंड पर भी निर्भर करेगा कि रसिया क्या इस पे, रसिया के बयान की सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि रसिया क्या बयान देता है। उधर तुर्की एक देश है जो बार बार कोशिश ये करता है कि किसी भी तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए। तुर्की की क्या स्थिति होती है, क्या वे भी कुछ अमेरिका से कुछ बात करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी स्थितियां भी निर्भर करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे अभी जो स्थिति है कि पूरी दुनिया एक बार फिर से सतर्क हो गई है, खास करके मध्य पूर्व में एक एस्केलेशन की स्थिति और बन गई है, क्योंकि जी। ईरान जिस तरीके का देश है वो उसके पास भी काफी क्षमता है और किस तरीके से वो बदले की कार्रवाई करता है। अखिलेश, कैसे वो यही आपसे जानना इस बात चाहेंगे पर कि निर्भर क्या करेगा। अब ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पे ईरान पिछले दिनों जब भी देखा आपने कि इजराइल ने जब भी ईरान पे हमला किया, ईरान ने भी कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई की है। ईरान जो है वो ईरान अपने देश के लोगों को भी यह साबित करने की कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल कमजोर देश नहीं है। उसने इजराइल अमेरिकी अलायंस के सामने घुटने नहीं टेक दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से कोई ना कोई रिटेलिएटरी स्थिति बनेगी और उसी की तरफ सबकी निगाहें है कि किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से बड़ी रिटेलिएटरी स्ट्रेटजी बनी तो उसके बाद इजराइल की तरफ से भी बनेगी और निश्चित तौर पे एस्केलेशन बड़ा हो सकता है और ऐसी स्थिति में अमेरिका को भी सामने आना पड़ सकता है। और जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश आज की तारीख में ईरान के साथ नहीं है, लेकिन अब निश्चित निर्भर बिल्कुल करता है इस बात पे देखना होगा कि अब ईरान किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि लद्दाख के द्रास में भारतीय सेना ने टोलोलिंग एक्सपीडिशन के साथ आज ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई। ये सभी कार्यक्रम 26 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे, जिनका उद्देश्य राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों के अदम्य भावना, बलिदान और साहस को सम्मानित करना है। ये एक ऐसा दिन जो समस्त देशवासियों के दिलों में गौरव और श्रद्धांजलि के भाव से अंकित है। ये वो दिन है जब 1999 में भारत ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहां से और अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में इन दिनों भीषण गर्मी है। लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं और इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जता रहा है। इसके साथ ही आज के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, लेकिन गरज चमक के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। 14 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना के बावजूद कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है और इसके बाद 15 से 18 जून तक मौसम में स्थिरता रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी संभव है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने की भी उम्मीद जताई गई है। वहीं आज दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी किया है। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने और अधिक पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वहीं बारिश की बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों के कई स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। तमिलनाडु, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने दिल्ली के मौसम के हालचाल को लेकर डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवा देते हैं।
इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, डीजी IMD से। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री का तापमान छू चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज भी रेड अलर्ट है तो मतलब लोगों को कितना और सहना पड़ेगा? पास्ट 3 डेज में कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई चल रहा है और हीट वेव कंडीशंस भी है। दिल्ली और NCR रीजन में नहीं, पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक ऐसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस जारी रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में और दिल्ली में भी। इसके लिए हम सभी लोगों को ही प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सुनिए और अकॉर्डिंगली आप जो हीट एक्शन प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको इसका पदक्षेप लीजिए। रेड अलर्ट है, कल भी था, आज भी है, कल भी होने की उम्मीद है। ये वो जो पूरी जगह है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी और खासतौर से जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा हो रही है, वो क्यों है? जी, हम जो रेड अलर्ट दिए हैं ये सिर्फ डे टेम्परेचर की बात नहीं, नाइट टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसके साथ जो परसिस्टेंस है, अगले 3 दिन 3 दिन हाई टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3 दिन भी हाई टेम्परेचर एक्सपेक्ट जोन है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका साइड इफेक्ट यही होता है जिसका पल्मोनरी डिजीज है, सांस जैसे डिजीज है ना, इसको ज्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा, मानसून के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मानसून ने फिर से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, क्या स्टेटस है इस वक्त? और दिल्ली दूर है हमें पता है, लेकिन क्या 27 तारीख का डेट हम लोग निभा पाएंगे दिल्ली के साथ? दिल्ली की पे हमें तो कोई पूर्वानुमान भी जारी नहीं किया है और जैसे आपने बताया पास्ट 24 आवर्स से मानसून एक्टिव हुआ है साउथ पेनिनसुलर में। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है वेस्ट कोस्ट में, स्पेशली कर्नाटक कोस्ट, केरला कोस्ट वगैरह में और हमारी उम्मीद है कि ये एक्टिव कंडीशन अभी जारी रहेगा और धीरे धीरे मानसून सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ेगा। अपने एक वर्कशॉप किया जहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स और लोगों को, जो नीचे तबके लोग, उनको लेके आए कि उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो क्या आप लोग उनको भी कलर कोडेड वार्निंग देते हैं, जैसे वो लोग हॉकर्स है कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, और जो लोग वहाँ पे खरीदने भी जा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो? हमारे जो एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है, रिक्शा क्लोज एसोसिएशन है, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन है, डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन है, सभी को लेकर ग्रीन पीस के साथ एक अनोखा पदक्षेप लिए हैं कि हम सब्जी मंडी में और डिफरेंट एरिया में लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं, फिजिकल बोर्ड्स, जहां ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर का होता है, वहां क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा जाता है और तापमान कितना है लिखा जाता है। ये थे डॉक्टर मोहपात्रा, बताए थे पसीना छूट रहा है, गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने कहा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, घर पे रहें, पानी पीते रहें, सुरक्षित रहे। कैंपस विकी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो मौसम की मार हर कोई झेल रहा है, लेकिन क्या कुछ एहतियात आपको बरतने हैं वो अभी बता रहे थे महापात्रा जी। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की टुकड़ियों को तैनात करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। जज चार्ल्स ब्रेयर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगाते हुए नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम के निमंत्रण पर वापस जाने का आदेश दिया। न्यूजॉम ने ही इस गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए मुकदमा दायर किया था। कोर्ट का यह आदेश आज से प्रभावी होगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि सेना युद्ध के मैदान पर होती है, शहर की सड़कों पर नहीं। न्यूजॉम ने लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड की तैनाती को रोकने वाले न्यायाधीश के आदेश का पालन करने की ट्रंप प्रशासन से अपील की है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। तो आज सीखते हैं ताड़ासन का अभ्यास कैसे किया जाता है और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम जानेंगे एक ऐसा आसन जो योग के प्रारंभिक आसनों में से आता है और इसका नाम है ताड़ आसन। अब यथा नाम तथा गुणा, नाम से इसके गुण समझ में आ रहे हैं। ताड़ का वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष होता है, तो ये हमारी हाइट को इंक्रीज करता है। फिर ये हमारे स्पाइनल टेंशन को रिलीज करता है। जब भी कभी आप थके हुए हैं, बहुत देर प्रोलॉन्ग्ड बैठे हैं, आपके वर्टिब्रास, स्पाइनल वर्टिब्रास कंप्रेस हो जाते हैं, तो उनको खींच करके पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। ताड़ आसन के लिए एक बहुत प्यारा सूत्र हमारे वंदनीय गुरुदेव ने दिया
कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ताड़ासन में हम अंगड़ाई जैसी स्थिति में आते हैं, लेकिन ये स्थिति हमारे रोम रोम में एक नई ऊर्जा को भर देती है। कैसे करना है ताड़ासन? ताड़ासन के लिए हम अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरह से अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आपको चक्कर आते हैं तो आप दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे जितनी चौड़ाई जितना स्पेस भी दे सकते हैं। और अगर आपको चक्कर आने की समस्या नहीं है, आपका बैलेंस ठीक है बॉडी का, तो आप इस तरह से एड़ी पंजे मिला करके इसका अभ्यास करें। ये सही स्थिति। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे। अपनी आंखों को आई लेवल पर टिकाएंगे ताकि आप बैलेंस को मेंटेन कर सकें। सांस भरते हुए हाथों को नीचे, सामने और फिर ऊपर की ओर ले जाना। इस स्थिति में सांस पूरा भर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएंगे, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करेंगे। यथा सामर्थ्य यहां रुकना, रुके रहें। विशेष रूप से रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। फिर से एक बार देखिए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ियों को उठा लेना, पूरे शरीर को अपने पंजों पर बैलेंस करना। जब तक सांस को भीतर रोक कर रख सकते हैं तब तक इस स्थिति में रुके रहें। आंखों को आई लेवल पर रखें ताकि आप अपने शरीर को बैलेंस कर पाएं। शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर खिंचा हुआ, शरीर पूरी तरह से पंजों पर बैलेंस्ड। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाना, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पैरों को खोलकर गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, यानी प्रयत्न शैथिल्यम। ये अभ्यास आप 3 से 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसका अभ्यास नहीं कर सकता? वैसे तो सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर अगर आपको पंजों पर शरीर को बैलेंस करने में दिक्कत होती है तो आप बिना एड़ी उठाए इसका मॉडिफाइड वर्जन कर सकते हैं। उस स्थिति में सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए आयुष मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है। जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि योग की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने के लिए 10 कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 10 प्रमुख कार्यक्रम हैं: योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, संयोग और योग महाकुंभ। 10 प्रमुख कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। ये कार्यक्रम हर जगह लोगों तक योग के लाभों को पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, जो भारत की लोक शक्ति को सिखाती है। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। योग दिवस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कमर कसकर तैयार है। 21 जून 2015 को योग दिवस की शुरुआत पहली बार हुई। तब से लेकर अब तक योग दिवस का फलक लगातार बड़ा होता जा रहा है और वैश्विक स्तर पर योग स्थापित भी हो रहा है। राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की।
और अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शैला निगार। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैला, आज के अखबारों की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइन के साथ प्रमुखता लिए हुए प्रकाशित हैं? धन्यवाद संध्या, सुप्रभात। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम मुख्य पृष्ठ की बात करें तो अधिकतर समाचार पत्र जो हैं विमान हादसे की खबर से पटे पड़े हैं। दरअसल हादसा ही इतना खौफनाक था, इतना दर्दनाक और भयानक था, 2 मिनट में ही 241 यात्रियों की जिंदगी जिस तरह से खत्म हो जाती है। लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश, दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया था और 1:40 पर एयरपोर्ट के पास मेघाड़ी नगर के पास एक बहुमंजिला मेडिकल हॉस्टल पर जा गिरा। विमान में 242 यात्री सवार थे, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ हुआ। एक यात्री जिंदा बचा, ये ब्रिटिश मूल के रमेश कुमार हैं। जिंदा बचे रमेश कुमार ने कहा है कि ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जब वो जिंदा बचे, उसका जो वीडियो जो सामने आया है वो घटना स्थल से खुद बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि मैं प्लेन के 11A पर बैठा हुआ था और जब ये सब देखा तो मैं उसमें से कूदने की कोशिश की और ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। अभी उनका इलाज चल रहा है। देश और दुनिया भर से संवेदनाएं और दुख जो है लोग जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये हृदय विदारक है, इसके लिए शब्द नहीं है। तो ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और लंदन के मेयर ने भी इस पर शोक संवेदना जताई है। खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को तत्काल अहमदाबाद भेजा गया। 4 टीमें एनडीआरएफ की भेजी गई। करीब 250 लोग राहत बचाव कार्य में लगे रहे। तो लगातार जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट देखने को मिला वो काफी त्वरित था। जिस हॉस्टल में विमान घुसा वहां करीब 60 रेजिडेंट डॉक्टर मेस में खाना खा रहे थे। इनमें से 8 की मौत हो गई, 20 घायल बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने मृतकों की पुष्टि की है। मृतकों के रिश्तेदारों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। अहमदाबाद से अगले आदेश तक जो है सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भोपाल अहमदाबाद उड़ान भी रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजा राशि की घोषणा की है और मेडिकल हॉस्टल का निर्माण कराने की भी बात कही है। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा था। ये विमान जो है ये 11 साल पुराना था। इसके पायलट सुमित सबरवाल को 8,200 घंटे के उड़ान का अनुभव था, यानी कि बहुत ज़्यादा अनुभवी थे और उनसे इस तरह का मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत अनुभवी पायलट थे और उन्होंने ये विमान को उड़ाया था। को पायलट जो थे क्लाइव सुंदर, उनको भी 1,100 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। दोनों ही पायलट काफ़ी ज़्यादा अनुभवी थे। तो ये जो दृश्य और तमाम सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर जो निकल कर आ रहे हैं वहाँ के हादसे के, काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाले हैं और देश और दुनिया भर से उसके लिए संवेदनाएं और शोक जो है लोग अपना जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी तकनीकी समस्याएं आई हैं बोइंग 788-8 ड्रीम लाइनर में। जी हाँ, बोइंग 788-8 ड्रीम लाइनर को पूरी दुनिया में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है। लेकिन बीते कई वर्षों में इसमें कई तकनीकी सुरक्षा से जुड़ी भी समस्याएं लगातार सामने आती रही हैं। बोइंग 788-8 ड्रीम लाइनर का उपयोग लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बड़े स्तर पर दुनिया की एयरलाइनों द्वारा किया जाता रहा है और इसे आधुनिक और कुशल विमान भी माना जाता है। लेकिन इसमें कई बार सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई हैं। 2013 में लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद वैश्विक स्तर पर ड्रीम लाइनर्स मॉडल के विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया था। तो बोइंग 788-8 ड्रीम लाइनर में खामी के कारण जापान एयरलाइंस के जेट में एक बार आग लगी थी और इन घटनाओं के कारण यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीम लाइनर का परिचालन तब तक के लिए स्थगित कर दिया था जब तक कि बोइंग ने बैटरी प्रणाली को पुनः डिजाइन नहीं कर लिया। और 2024 में बोइंग फिर से जांच के दायरे में तब आ गई जब कंपनी के एक इंजीनियर और विसिल ब्लोअर सैम सालेहपुर ने कथित तौर पर अमेरिकी सीनेट को ड्रीम लाइनर के बॉडी में संरचनात्मक समस्याओं के बारे में बताया। तो पहले भी इसमें तकनीकी समस्याएं जो हैं वो आती रही हैं। अब हैरत में विशेषज्ञ हैं कि समस्या एक थी या अनेक थी। जी हाँ, जिस प्रकार से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना ने विमानन जो विशेषज्ञ हैं उनको एक तरह से हैरत में डाल दिया है। पूर्व पायलट एहसान खालिद कहते हैं कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट और वॉइस रिकॉर्डर
GPARS से डेटा से ही पता चल पाएगा कि वास्तव में एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन दृश्य जो है वो ये दिखाते हैं कि विमान उड़ान भरते ही नीचे गिर गया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें हवा में कोई विस्फोट नहीं हुआ है, विमान में पावर की कमी आई। पावर की कमी इंजन की खराबी के कारण हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम संभावना है कि दोनों ही इंजन एक साथ खराब हो जाएं। कि एक इंजन खराब होता है तो दूसरे पे स्विच कर जाता है, लेकिन दोनों एक साथ खराब हो जाएं तो ये संभावना जो है वो काफी कम आती है। इसका इंजन काफी ज्यादा बड़ा है और ये संभव नहीं है कि उड़ान भरने की 1 मिनट की अवधि में पक्षी के टकराने से दोनों इंजन अपनी पावर खो दें। तो विशेषज्ञों का प्रश्न ये है कि उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर जब उठा दिया जाता है तो फिर लैंडिंग गियर नीचे क्यों था। साथ साथ संभव नहीं है कि उड़ान भरने के 1 मिनट में ही पक्षी के टकराने से दोनों इंजन जो है अपना पावर खो दें। आगे बढ़ेंगे और एक और खबर जो इस सुर्खियां अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है वो है दिल्ली वालों ने जिस तरह से गर्मी का सितम झेला है और 54.4 डिग्री जैसी गर्मी देखने को मिल रही है। ना सिर्फ अधिकतम तापमान बल्कि न्यूनतम तापमान भी इस सीजन में सबसे ज्यादा हाई रहा है। अगर गुरुवार की ही बात की जाए तो इस सीजन का सबसे गर्म 24 घंटे रहे। ना सिर्फ अधिकतम तापमान बल्कि न्यूनतम तापमान भी सीजन का सबसे ज्यादा अधिक रहा है। ये सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। आने वाले समय में थोड़ी राहत की खबर जरूर मिल सकती है। यूपीआई लेन देन पर MDR शुल्क नहीं लगेगा, इसकी भी खबर को जो है अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। वित्त मंत्रालय ने ये शुल्क वसूल किए जाने की अटकलों को जो है खारिज किया है। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI मंच के जरिए लेन देन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR नहीं लेने की बात कही है। तो अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खियां बनाया है अलग अलग क्षेत्रों से, उनमें से कुछ समेट कर हमने आप तक पहुंचाई। संध्या, बहुत बहुत शुक्रिया शैला, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से हमारे दर्शकों के लिए अखबारों की सुर्खियों को समेट के लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 144 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी टीम की ओर से कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास अब कुल 218 रन की बढ़त है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 28 रन देकर 6 विकेट लिए। सिफ्तकौर सामरा ने म्यूनिख में जारी निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। ये प्रतियोगिता में भारत का दूसरा पदक रहा। नीदरलैंड्स में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग मैच में अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए जोगराज सिंह ने गोल किया, वहीं अर्जेंटीना के लिए थॉमस जोमेन ने 2 गोल किए। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो आज नया सवेरा में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।